नमस्कार, हेलो मनी 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और हफ्ते का तीसरा कारोबारी सत्र भारतीय बाजारों में अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के तर्ज पर बढ़िया खरीदारी देखने को मिल रही है, जहां पर सेंसेक्स करीब करीब 0.5% ऊपर है, निफ्टी 0.5% ऊपर है, निफ्टी बैंक 1/4% ऊपर है, मिड कैप इंडेक्स 0.5% ऊपर और स्मॉल कैप इंडेक्स भी 0.5% से ज्यादा की बढ़त के साथ कामकाज कर रहा है। एडवांस डिक्लाइन में 1600 शेयर तेजी में और 950 शेयर बिकवाली में कामकाज कर रहे हैं, यानी कि हर एक शेयर की मंदी के सामने करीब करीब 2 शेयर जो कि तेजी में कामकाज करते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। आज का स्टार परफॉर्मर है फार्मा, 1.5% ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है फार्मा इंडिसेस आज। इसके अलावा आज मेटल खरीदारी में है, मिड कैप में खरीदारी है, थोड़ी बहुत बिकवाली आज एफएमसीजी में और पीएसयू बैंक में है, लेकिन अदरवाइज ब्रॉडर बेस्ड मार्केट्स के अंदर खरीदारी जरूर देखने को मिल रही है। अब इस खरीदारी के मूड माहौल में आगे क्या करना है, कैसे आपकी रणनीति हो, इन सब पे बातचीत कर लेते हैं। और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए जैन साहब मौजूद हैं वाराणसी से, जिनसे हम बातचीत करेंगे मार्केट्स को लेकर भी। जैन साहब नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो मार्केट्स देख के तो लग रहा है कि चीज़ें थोड़ी बेटर हुई हैं, कैसे रीड कर रहे हो आप इसे, क्या किया जाए? सर नमस्कार आपके सभी दर्शकों को। मार्केट बढ़िया है सर, मार्केट में डबल बॉटम बना है कल के पॉइंट ऑफ कंट्रोल पे। आज थोड़ा सा 55,300 के ऊपर बैंक निफ्टी निकले तो बढ़िया शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होना स्टार्ट हो। वीकली वीवैप के ऊपर निकल जाएंगे और मेजर रेजिस्टेंस के ऊपर निकल जाएंगे तो शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होना स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं सुबह भी एक आध सेलिंग अपॉर्चुनिटी थी 150 पॉइंट की बैंक निफ्टी पे, बट अवॉइड करके चले हम। लॉन्ग साइड की अपॉर्चुनिटी जैसे ही बनेगी आई वुड बी अ बायर। 55,300 के ऊपर अगर टिकने लगती है तो वीवैप और रेजिस्टेंस सब क्लियर हो जाएगा। वहां से 300-400 पॉइंट की तेजी बनेगी तो वो निफ्टी को भी खींचते हुए ले जाएगी। वैसे भी निफ्टी में रिलेटिव स्ट्रेंथ है, हम लगभग हाई ऑफ द डे पे ही ट्रेड कर रहे हैं। इनसाइड बार है, हालांकि हल्के कल के रेंज के अंदर ही है, बट लग रहा है कि निफ्टी जो है 24,800 24,900 तक आराम से पहुंच जाएगी बैंक निफ्टी के सहारे। तो सब पूरा दारोमदार बैंक निफ्टी पर टिका हुआ है। तो निफ्टी बैंक को लेकर एक राय या निफ्टी को लेकर एक राय आपको दी गई है। ये जैन साहब जरा निफ्टी बैंक और निफ्टी फार्मा इन दोनों को कंपेयर करो, ज्यादा बेटर क्या दिख रहा है? सर निफ्टी बैंक एनी डे, निफ्टी बैंक वे बेटर देन निफ्टी फार्मा, क्योंकि निफ्टी फार्मा में एक दिक्कत ये थी कि ब्रेकआउट फेल हुआ था वर्टिकली 22,100 का। करंट वीक की कैंडल वर्टिकल रिवर्सल भी है। अगर उसको जो चार्ट वन डे का लगा है उसको 1 मंथ करके देखेंगे आप तो आपको दिखेगा कि ऐसे नीचे आया और फिर ऐसे ऊपर चला गया है। बट लॉन्ग्स अभी भी ट्रैप है और वर्टिकल रिकवरी केवल लास्ट वीक के हाई की हुई है। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि ये जो रिकवरी है इसमें कहीं ना कहीं सेलर वापस लौटेंगे थोड़े ऊपरी स्तर पे, तो थोड़ी दिक्कत बनी रहेगी। वहीं बैंक निफ्टी क्लियरली ओवरसोल्ड लेवल्स पे है। एफआईआई की शॉर्ट पोजीशंस, चूंकि एफ&ओ में ट्रेड भी होता है तो शॉर्ट पोजीशंस भी वहां पे काफी अच्छी बिल्टअप है, तो शॉर्ट कवरिंग के सहारे बैंक निफ्टी थोड़ा सा ज्यादा तेज चलेगा। तो आउट ऑफ ऑल इंडेक्सेस बैंक निफ्टी एकदम बढ़िया लग रहा है। सेकंड बेस्ट अगर चुनना होगा तो सीएनएक्स ऑटो। तो पहला बैंक निफ्टी, दूसरा सीएनएक्स ऑटो, इन पे नजर रखिए। और अब वो निफ्टी आईटी, इसको क्या करें, क्योंकि खोने के लिए तो बहुत कुछ नहीं है लेकिन पा भी नहीं पा रहे वहां से कुछ, सो क्या किया जाए? देखिए सीएनएक्स आईटी तो आपको याद होगा जब 2 साल का करंट ईयर का और 3 साल का वीवैप ऑलमोस्ट फेल हुआ था 38,200 के लेवल पे, वहां से हम बात करते आ रहे हैं 33,742 की। अब लास्ट वीक का लो बना है 34,224 और करंट वीक का भी लो वही है 34,228। तो अभी 500 पॉइंट की और गिरावट उस लो से रह गई और करंट मार्केट प्राइस से पकड़ेंगे तो 1000 पॉइंट की गिरावट है। मैं पुल बैक, चूंकि 1 2 3 4 5 6 हफ्ते कंटिन्यूअसली आईटी इंडेक्स नीचे गिरा है, तो करंट वीक में पुल बैक आ रही है जो 1-2 हफ्ते और एक्सटेंड कर सकती है। पुल बैक में अगर 37,000 तक पहुंच जाए तो बहुत बेहतरीन हो जाएगा। बट ओवरऑल पुल बैक आए या ना आए या पुल बैक के बाद आए, आना इसको 33,742 है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि पहले एक बार पुल बैक लेगा 37,000 तक, उसके बाद नीचे आएगा, क्योंकि जब तक लॉन्ग स्ट्रैप नहीं होंगे रिटेल के हाथ में, मतलब सेलॉन रैलीज के लिए भी रैली चाहिए ना, तो एक रैली लाएंगे जिसमें एफआईआई या स्मार्ट मनी शॉर्ट करेगा, रिटेल इसको लॉन्ग टर्म रैली मान के लॉन्ग करेगा, तब तो वो शॉर्ट पोजीशन ओपन कर पाएंगे। उसके बाद फिर 33,742 तक की डाउन मूव आती हुई दिखेगी। ओके, तो आईटी इंडेक्स डे हाई के आसपास है, इसीलिए शायद बाजार भी अभी डे हाई के आसपास ही पहुंचता हुआ दिखाई पड़ रहा है। स्लोली एंड स्टेडली मार्केट्स में स्ट्रेंथ और बढ़ रही है।
अब जरा निफ्टी के टॉप गेनर लूजर लेकर आइए, कहां पर आज खरीदारी है, कहां पर आज बिकवाली है। आज टॉप गेनर में अपोलो हॉस्पिटल है, नंबर्स के बाद शानदार तेजी में। हिंडाल्को दूसरा नाम नंबर्स के बाद, सिप्ला में खरीदारी और हीरो मोटोकॉर्प तेजी में कामकाज कर रहा है। गिरने वाले शेयरों की अगर बात की जाए तो आज प्रेशर है इंडसइंड बैंक में, अदानी इंटरप्राइजेस में, अदानी पोर्ट में, टाइटन में, अदानी ग्रुप रादर प्रॉफिट टेकिंग कह लीजिए कल की तेजी के बाद। मिड कैप में आज चलने वाले शेयरों में पहला नाम आता है नायका का, नंबर्स के बाद पेटीएम, न्यूज फ्लोज के बाद एल्केम का फॉलोअप बाइंग और बीएससी में भी आज खरीदारी है। इसके अलावा गिरने वाले शेयरों की बात की जाए मिड कैप में तो ऑयल इंडिया में बिकवाली है, सूजलॉन नंबर्स के बाद नीचे आया, वारी एनर्जी नंबर्स क्या न्यूज़ फ्लोज के बीच में नीचे है और एसजेवीएन भी करीब करीब मिड कैप के टॉप लूजर्स में शुमार है। इसके अलावा स्मॉल कैप साइड पर जहां खरीदारी देखने को मिल रही है उसमें केन्स टेक, एचबीएल इंजन, लॉरस लैब और आरती इंडस्ट्रीज यहाँ पर खरीदारी है। बिकवाली वाली साइड पे अगर बात की जाए तो आज बिकवाली देखने को मिल रही है मेजरली ज़्यादातर पीजीईएल, इसमें लगातार सेलिंग इंटेंस है। जुपिटर वैगन, रिलायंस पावर और सोनाटा सॉफ्टवेयर जहाँ पर बिकवाली काफ़ी ज़्यादा आते हुए दिखाई पड़ रही है। जैन साहब, हीरो मोटोकॉर्प को लेकर क्या जल्दी एनालिसिस पड़ गया था क्या? मुझे भी ऐसा लग रहा है कि कुछ ज़्यादा जल्दी पहुंच गए हम लोग स्टेशन पे, जहाँ पर ट्रेन बाद में आई। नहीं नहीं सर, हीरो मोटो तो एकदम सही अपन ने कैच किया था अपना। इसका ब्रेकआउट आया था 4 अगस्त को, मंडे को, उस दिन अपन ने कैच किया था। फिर लास्ट वेडनेसडे 6 अगस्त को भी हमने डिस्कस किया था कि ब्रेकआउट रीटेस्ट हो गया है, यहाँ से अप मूव जो है वो ऊपर ले जाएगी 4868 तक स्टॉक को। तो 4420 के आसपास आप ही के शो पे तो लास्ट वेडनेसडे हमने डिस्कस किया था कि रिटेस्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट है, लेना है तो यहाँ से लेके चलिए 4868 तक जा सकता है, तो कंफर्टेबली उस तरफ चल ही रहा है। तो इस पे तो अपन टाइम पे थे। एशियन पेंट्स जरूर अपन थोड़ा सा 2 महीने जल्दी पहुंच गए थे स्टेशन पे, गाड़ी 2 महीने बाद आई, लेकिन हीरो मोटो तो अपन एकदम सही समय पे चढ़े थे। एक जरा एल्केम को और देखो, कल नंबर्स के बाद रीरेट हुआ है स्टॉक, 2 दिन के अंदर ये स्टॉक करीब 10% चल चुका है। इतना हैवी वेट स्टॉक 10% चला है, सो कैसे रीड कर रहे हो आप इसे? सर आपको याद होगा आईएफसीआई ऐसे ही सिमिलर चीज हुई थी, सरप्राइज रिजल्ट आया था, 30% चला था, उसके बाद 8 दिन 5 दिन कंसोलिडेट किया था और फिर जब ब्रेकआउट दिया था तो 40% चला था। तो लगभग अभी फर्स्ट मूव तो एल्केम में वैसे ही बनी है, 3 दिन में अच्छा मूव आया है। अब यहाँ से 4-5 दिन एकदम नैरो रेंज में अगर कंसोलिडेट करता है आईएफसीआई जैसे, तो ब्रेकआउट में बिल्कुल इंटरेस्ट होगा लॉन्ग प्ले करने का 5800 तक के लिए। तो अभी फर्स्ट मूव तो हमेशा ही मिस करनी चाहिए, क्योंकि उसमें क्लियर नहीं होता है कि ये जस्ट हाइप है या एक्चुअल में इंस्टीट्यूशन बाइंग है। तो उसके बाद की कंसोलिडेशन अगर लोअर वॉल्यूम पे होती है तो बिल्कुल मेरा इंटरेस्ट होगा एल्केम बाई करने में। तो एल्केम नंबर्स के बाद आज दूसरे दिन फॉलो अप बाइंग, डे हाई के आसपास ये भी कामकाज कर रहा है। चलिए अब शुरुआत करेंगे सवाल जवाब के सिलसिले की और बातचीत करेंगे आपके सवालों पर। अगर आपका भी कोई सवाल है, आप भी जैन साहब से किसी शेयर को लेकर उनकी राय जानना चाहते हैं, तो आपके सामने माध्यम है। पहले 9311211874 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, money9query@tv9.com ये हमारा ईमेल आईडी है, और इसके अलावा ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, यहाँ पर भी आप कमेंट के जरिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं, कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं, अगले 1 से 1.5 घंटे तक जुड़ सकते हैं। इसके अलावा मेंबरशिप्स भी आपके लिए ऑन है, आप उनका भी हिस्सा बन सकते हैं और आउटराइटली हमारे साथ सवाल पूछ सकते हैं और कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। तमाम प्लान्स आपकी स्क्रीन पर हैं। साक्षी मित्तल जी का पहला सवाल आया है जेएसडब्ल्यू इंफ्रा पर, 298 रुपये के दाम पे इन्होंने खरीदारी की हुई है और अदानी ग्रीन 936 रुपये के दाम पे इन्होंने खरीदारी कर रखी है। इन्होंने एक और बात इसमें ऐड की है कि काफ़ी एनालिस्ट बोल रहे हैं कि निफ्टी में 10 से 15% तक का करेक्शन आएगा। आप भी उस एनालिस्ट में से एक हो क्या? नहीं सर, इत्तेफाक से मैं नहीं हूं। मेरे हिसाब से नियर अबाउट हम बॉटम है। बहुत मेरा वर्स्ट केस सिनेरियो का टारगेट भी अगर आप पकड़ेंगे तो 23,600 और 24,000 की रेंज है। एकदम वर्स्ट केस की दुनिया तबाह हो जाए, फूफा जी एकदम से हिरोशिमा नागासाकी बना दें इंडिया को, कि न्यूक्लियर बम हम पटक दें, तो भी 23,600 24,000 ये मेरे लिए लास्ट रेंज है। इसके नीचे मैं मार्केट को कहीं से नहीं देख रहा हूँ, बल्कि जिस आपकी एफआईआई की शॉर्ट पोजीशंस बिल्टअप हैं, मैं ऑल टाइम हाई की तरफ, मतलब जैसे ही शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होना स्टार्ट होगी, कम से कम 1500 से 2000 पॉइंट की निफ्टी पर रैली देख रहा हूं। तो मैं इंतजार कर रहा हूं कि मार्केट, देखिए गिरावट के बाद एक बेस बनता है, तो ये बेस बिल्डिंग का प्रोसेस चालू हुआ है। डेली चार्ट पे पिछले 5 दिन की अगर आप वोलेटिलिटी देखेंगे तो आपको क्लियर होगा कि बेस बिल्डिंग बनना स्टार्ट हो गई है। तो मेरे लिए तो जैसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा था मार्केट वैसा ही चल रहा है, और बेस बिल्डिंग के बाद जब अप मूव और शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होना स्टार्ट होगी तो आई वुड बी अ बायर। और ऑफ लेट आप देख लीजिए मिड कैप स्मॉल कैप में फिर भी ठीक ठाक रैली ही चल रही है। 4.5% निफ्टी गिरी थी,
5%, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप में जो करने जाना चाहिए, वीकर स्टॉक्स या बाइंग क्लाइमेक्स वाले में तो आया, वो तो आना ही था, वो तो हमेशा आता ही है। बट जो स्ट्रॉन्गर स्टॉक्स थे वहां पे कंसोलिडेशन क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो ये भी एक चीज दिखा रहा है कि इनहेरेंट स्ट्रेंथ मार्केट में तैयार हो रही है मिड कैप स्मॉल कैप में। जैसे इंडेक्स चलना चालू होगा, ये क्वालिटी स्टॉक्स जिनमें रिलेटिव स्ट्रेंथ अच्छी बनी हुई है, इनमें अच्छा आपको 30-40% पैसा कमाने का मौका मिलेगा ऑन ब्रेकआउट। तो मैं उनमें से नहीं हूं जिनको बड़ी डाउन मूव दिख रही है। ओके, अब सवाल पे अदानी आ जाते ग्रीन और जी जेएसडब्ल्यू इंफ्रा। जी, सवाल पे आ जाते हैं। वैसे सवाल पूछने वाले का नाम ठीक से मैं सुन नहीं पाया साक्षी था। मित्तल। आप वो हाँ नहीं सुन पाए तो फिर क्या ही सुनोगे। हाँ। घर से कर रहे हो क्या आज? नहीं नहीं, ऑफिस में बैठा हूँ सर। अरे मेरा अरे इसलिए नहीं सुन पाए। इतना वर्स्ट डे ऑफ माय लाइफ है आज का। ऐसा क्या हो गया सर? सुबह बेटी को स्कूल छोड़ने गया 7:40 पे, इतना बारिश थी तो इतना वो कारों का जाम लगा था कि 9 बजे घर पहुंचा। नहा धो के जैसे तैसे निकला घर से, तो फिर वहीं बीच में ऑफिस के रास्ते में जाम पड़ गया। 10:45 पे ऑफिस पहुंचा हूं मैं। सुबह वाला शो तो मतलब मिस ही हो गया। रजत फोन पे फोन कर रहा है, मैं उसको फोटो खींच के भेज दिया, भाई ये देख ले विंडशील्ड से, वो कार की विंड जो आगे की स्क्रीन होती है, कि भैया देख लो हम ट्रैफिक में फंसे हैं और भारी बारिश चल रही है। तो ऐसा नहीं कि हम बहाना मार रहे हैं, वाकई में हम बारिश में फंसे हुए हैं। नहीं नहीं, लेकिन जैन साहब फिर भी ये वर्स्ट डे नहीं हुआ। आप जब तक सो के उठ पा रहे हो, दुनिया देख पा रहे हो, उससे अच्छा कोई दिन हो ही नहीं सकता। हम नहीं आप वो जानते तो हो ये बात कि हम लोग दुनिया में सिर्फ दो ही तरह के दिन देखते हैं, अच्छे और बहुत अच्छे। तो ये अच्छा हाँ दिन हो सकता है, बहुत अच्छा भले ही नहीं हुआ, लेकिन हाँ अच्छा दिन है, ऐसा कुछ नहीं है। और रही बात ये बस ट्रैफिक, तो ठीक है, चलता है, पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है, क्या ही सोचना उसके बारे में। बस डे उस हिसाब से सर की जो जिम्मेदारी मिली हुई थी वो निभा नहीं पाए। कोई बात नहीं, लोग वो तो इंतजार चलता है। करते रह गए और हम फंसे रह गए ट्रैफिक में, तो उस लिहाज से बाकी तो बारिश किसको नहीं पसंद है। मौका मिल गया होता तो कार से निकल के नाच भी लिए होते हैं। खैर अभी बताओ, अच्छा आप क्या करा जाए, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा का और अदानी ग्रीन का? अदानी ग्रीन तो देखिए 900, मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में है, तो बाई सेल पे कमेंट नहीं करूंगा, बट गैप जो था, गैप फिल किया है अदानी ग्रीन ने। तो यहाँ से मैंने पुट राइटिंग, काफी हद तक पुट राइटिंग स्टार्ट किया कि अगर बाउंस बैक किया तो भी पैसा मिल जाएगा, यहाँ पे अगर बेस बनाने लगा तो भी मिल जाएगा। 900 रुपए का पुट में राइट करके बैठा हूँ, तो चूंकि मैंने ट्रेड किया हुआ है, तो मैं इस पे बाई सेल स्टॉप लॉस टारगेट की सलाह नहीं दूंगा। भाई ओवरऑल मेरे को भाई यहाँ से बहुत ज्यादा डाउनसाइड नहीं दिख रही है, मैं अपनी पोजीशन धीरे धीरे इसमें बिल्ड करते जा रहा हूँ। और दूसरा स्टॉक जो है जेएसडब्ल्यू इंफ्रा, पुल बैक अगेन, दो ही लेवल थे बाई करने के, या तो ऊपर में 328 का ब्रेकआउट दे तो बाई करना है, या फिर रेंज के लोअर एंड 276 के पास आए तो भी बाई करना है। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो एक्यूमुलेट करते चलिए। स्टॉक बेहतरीन जैसा उसको परफॉर्म करना चाहिए, पूरे पुल बैक में एक भी ऐसी कैंडल नहीं है जिसने 50 डे एवरेज भी टेस्ट किया होगा वॉल्यूम का। हर कैंडल 50 डे एवरेज वॉल्यूम से आधी है, यानी इस पूरी गिरावट में इंस्टीट्यूशन का 1 रुपए का माल नहीं बिका है। जो है वीक लॉन्ग एलिमिनेट होते जा रहे हैं, जो फ्रस्ट्रेटेड है कि नहीं चल रहा और इस टाइप के, वो निकल रहे हैं। कहीं से इंस्टीट्यूशन की सेलिंग नहीं है, तो कोई घबराहट नहीं है। अगर 276 मिला तो भर के एक्यूमुलेट कीजिए, उसके पहले अगर 328 का ब्रेकआउट मिल गया तो भी भर के एक्यूमुलेट कीजिए। जाना स्टॉक को 399 है शॉर्ट टर्म में। ओके, एक छोटा सा थॉट था, तो उस पर आपका एक व्यू चाहूँगा मैं जैन साहब। कहीं मैं नंबर पढ़ रहा था कि जो इंडिया में एमटीएफ की सिचुएशन है, ये 96% एमटीएफ बुक जो है ये 96,000 करोड़ पहुंच गई है, जो कि 24,500 पर। फरवरी में ये 70,000 करोड़ थी और सितंबर 2024 में 85,000 करोड़ थी। तो क्या ऐसी सिचुएशन तो नहीं आ रही है कि बाजार को सिर्फ स्ट्रेस में इसीलिए डाला गया है कि ये जितना भी रिटेल एमटीएफ में है ये बर्स्ट आउट हो जाए और उसके बाद लॉन्ग साइड पे पोजीशन वापस या शॉर्ट कवरिंग शुरू की जाए? ऐसा कुछ हो रहा है क्या? सर इसके लिए मैं आपको एक दूसरा मेटाफर कह लीजिए, एग्जाम्पल कह लीजिए, ये दे देता हूं। जब भी जेन स्ट्रीट को शॉर्ट करके पैसा कमाना होता था, वो एचडीएफसी बैंक का 50, 60, 70 करोड़ का माल खरीदते थे, क्योंकि सबसे बड़ा वेटेज उसी का 35% बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी ऊपर आती थी और वो महंगे वहां पे पुट खरीद लेते थे और कॉल बेच देते थे, और फिर एकदम से अपना 60 करोड़ का माल एचडीएफसी में बेचा तो बैंक निफ्टी गिर गई। तो यहाँ 60 करोड़ पे जो भी 5-7% या जो भी लॉस गया, उससे 10 गुना ज्यादा वहां पे कमा लिया। तो इसी तरीके से अगर एमटीएफ बुक में मेरे को ये चीज पता है कि आप ब्याज दे रहे हो, 18-20% का ब्याज दे रहे हो, आप बहुत लंबे समय तक झेल नहीं पाओगे, क्योंकि ब्याज के फेर में अनिल अंबानी
दुनिया के मतलब इंडिया के तीसरे रईस या दिवालिया हो गए सिर्फ ब्याज के फेर में। तो आप और हम तो ब्याज झेल ही नहीं पाएंगे भाई, मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास जो भी है, मिडिल क्लास के आदमी हैं, हम तो ब्याज झेल ही नहीं पाएंगे। मैं पहले दिन से इसलिए मना करता हूं कि ब्याज के पैसे में मत फंसिए, एमटीएफ मत कीजिए, जितना पैसा है उतना काम कीजिए। 4 महीने भी आपके स्टॉक को मैं अगर मतलब अगर मैं स्मार्ट मनी हूं और मेरे को पता है कि इसमें लिवरेज पोजीशन खड़ी है, 4 महीने उसको फ्लैट भी रख दूंगा ना, तो ब्याज में आपकी कॉस्टिंग बढ़ जाएगी और कहीं ना कहीं आप फ्रस्ट्रेशन में निकल जाओगे। जितने लोग ये सवाल पूछते हैं ना कि चल नहीं रहा चल नहीं रहा चल नहीं रहा, जिसमें रिलायंस के केस में हुआ, जैसे टाटा स्टील के केस में हुआ, इतने इंपेशेंट थे लोग कि नहीं चल रहा नहीं चल रहा नहीं चल रहा, जबकि कितना लिया उसने, 2 महीना लिया रिलायंस ने। 2 महीना कोई समय होता है रिलायंस को 1200 से 1500 जाने में, इट इज पीनट्स फॉर रिलायंस। तो आपकी पोजीशन साइजिंग, आपका ब्याज, ये आपसे जल्दबाजी कराता है जिसमें आप घाटा खाते हैं। तो एमटीएफ बुक जब तक हल्की नहीं होती है, और अगर अगर कहीं से आपको डिटेल मिल रहा है कि ये एमटीएफ बुक में मैक्सिमम कौन से स्टॉक्स हैं, तो ये मान लीजिए कि बुक हल्की होने तक ये स्टॉक्स नहीं चलेंगे। एंड आई एम डैम श्योर कि इसमें मेजॉरिटी लार्ज कैप होंगे, जिसमें कहीं ना कहीं मेटल स्टॉक्स होंगे या अदानी ग्रुप के स्टॉक्स होंगे, उस टाइप के स्टॉक्स होंगे। तो ये जब तक ये हल्की नहीं होगी तब तक वो मार्केट में उन स्टॉक्स को तो एटलीस्ट पर्टिकुलरली नहीं चलने देंगे। ये बात सही भी है कि शायद बाजार उसी को हल्का करा ही रहे हैं, इसीलिए बाजार को ही टाइम बाय कर रहे हैं। टाइम बेस्ड करेक्शन शायद आई ही इसीलिए है ताकि जितना ज़्यादा से ज़्यादा एमटीएफ है वो हल्का होता हुआ दिखाई पड़े। एनीवेज, एक सवाल आया है नैटको फार्मा को लेकर। उन्होंने खरीदारी कर रखी 792 रुपये के दाम पे। उन्होंने पूछा कि छोटी अवधि के लिए उनका नज़रिया है, क्या करना चाहिए इसमें? नैटको फार्मा जी, नैटको फार्मा सर, नैटको फार्मा जब 1050 का हमारा टारगेट कंप्लीट हुआ था, उसके बाद से हम वेट पे बैठे हैं कि इसमें थोड़ा सा करेक्शन कंप्लीट होकर रिवर्सल बने। फिलहाल करेक्टिव मोड में ही है, अर्निंग्स भी आ चुकी हैं या आजकल में आनी है, बट नॉनदलेस कोई आ चुकी है शायद, और रिएक्शन कोई नेगेटिव आया नहीं है, तो और थोड़ा समय लगेगा। ये अपना कब कंप्लीट कर चुका है, ये हैंडल कंप्लीट कर रहा है। अगर जो 1 डे लिखा है उसको 6 मंथ्स कर देंगे या 1 ईयर कर देंगे तो दिख जाएगा कि कब कंप्लीट हो गया, हैंडल कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट लेग में ये 1050 जाएगा, और जब 1050 तोड़ेगा तो 1300 रुपए की तरफ चलेगा। तो अगर नजरिया 6 महीने का है तो कंफर्टेबली बुलिश पैटर्न डेवलप हो रहा है। आप 1200-1300 का टारगेट मान के चल सकते हैं कि 6-8 महीने में आपको मिल जाएगा। तो आपको एक राय यहाँ पर दी गई है, आप उसके हिसाब से कॉल ले सकते हैं। सज्जू सिद्दीकी साहब का एक सवाल आया है वैस्कॉन इंजीनियरिंग को लेके। 56 रुपए के दाम पे उन्होंने खरीदारी कर रखी है, इसमें क्या करना चाहिए? सर, इसमें ब्रेकआउट फेल हुआ है अपना हैंडल पैटर्न का 58 रुपीज पे। लॉन्ग लिक्विडेशन का टारगेट है 47 जो ऑलमोस्ट आ चुका है। एक बार 47 के नीचे थोड़ा सा निकल जाए तो क्लियर हो जाएगा कि इसको प्रोटेक्शन मिल रही है, मतलब स्वीप करके वीक लॉन्ग से एलिमिनेट करके वापस ऊपर जाएगा या एक्चुअल ब्रेकडाउन आ रहा है। तो आप 47 का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस लगा के एक बार होल्ड कीजिए, और अगर वो स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है तो एक बार दोबारा सवाल जरूर पूछ लीजिएगा एग्जिट करने से पहले। साईं प्रवीण साहब पूछ रहे हैं कि एसोसिएटेड अल्कोहल एंड ब्रिवरीज लेना चाहिए क्या? ले रहे हो क्या आजकल? मतलब आपको लग रहा है क्या लेने लायक? सर, एचडीबीएल तो ले रहा हूं मैं स्टॉक। अच्छा, एचडीबीएल वो बियर में ज्यादा है ना? हाँ, मतलब नहीं, मैं ही बताया तो हंटर बियर उन्हीं की आती है। खैर छोड़ो उसको, आप एसोसिएटेड अल्कोहल पे आओ। वीक लग रहा है सर, मेजर सपोर्ट के आसपास जरूर है 1000-1030 के, बट थोड़ा सा वीकनेस दिख रही है। इस स्पेस में स्ट्रेंथ एसटीबीएल में ज्यादा है। यूनाइटेड स्पिरिट एकदम अपने फैग एंड ऑफ द करेक्शन पे है, तो वो दो स्टॉक्स मेरे को काफी अच्छे लग रहे हैं। इसमें ऑलमोस्ट रिजल्ट का रिएक्शन कुछ खास आया नहीं है, तो ब्रेकडाउन होने की संभावना कम है, क्योंकि एकदम मेजर सपोर्ट के पास था। अगर खराब रिजल्ट आता है तो ब्रेकडाउन आ जाता है। अगर आपके पास है तो 1000 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के इसको होल्ड कीजिए, और 1250 जब आए तो दोबारा सवाल पूछिएगा, क्योंकि 1250 रेंज का अपर एंड है। वहां पे या तो ब्रेकआउट लेगा या फेल करेगा, जो करना है वही करेगा। तो 1250 पे दोबारा सवाल पूछिएगा। ओके, तो 1250 के अराउंड एक बार को सवाल पूछिएगा, लेकिन यहाँ तो थोड़ी वीकनेस अभी के लिए एटलीस्ट दिखाई पड़ रही है। निशांत सारंग साहब पूछ रहे हैं स्वान एनर्जी, इन्होंने 518 रुपए पे खरीदा था, निकालना भूल गए, अभी एवरेज करें या क्या करें? सर, आप मतलब मैं ये मान सकता हूँ कि स्टॉप लॉस नहीं कटा या इस टाइप की चीज भूल गए, ये तो अपराध है सर। आप अपने बच्चों के पैसे के साथ इतना खिलवाड़ तो नहीं कर सकते कि भूल गए। तो अक्षम्य अपराध है अपने बच्चों के प्रति कि आपका पैसा कहीं में लगा के भूल गया।
खैर मेजर सपोर्ट के आसपास खड़ा है। स्वान एनर्जी 412 रुपए का मेजर सपोर्ट है जिसको प्रोटेक्ट किया है, और पूरे इस पुल बैक में वॉल्यूम कहीं नहीं था, अप मूव में वॉल्यूम अच्छा था। तो मेरे ख्याल से वीक लॉन्ग्स को एलिमिनेट कर रहे हैं। जिस भी दिन स्टॉक 440 के ऊपर आके सस्टेन करना स्टार्ट करेगा, वापस 520 तक की रैली डेवलप हो जाएगी। तो है तो होल्ड कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट 400 रुपए का मैंडेटरी स्टॉप लॉस ले लीजिए, उसके नीचे एकदम खराब हो जाएगा स्टॉक। फिलहाल पुल बैक में वॉल्यूम नहीं था तो आई एम बुलिश ऑन दिस, बट 440 के ऊपर मोमेंटम बनेगा। ओके। सयंतन दत्ता साहब का सवाल है, उन्होंने सनफ्लैग आयरन के नंबर्स को देख, मतलब सनफ्लैग आयरन इनको पसंद आ रहा है चार्ट के हिसाब से। इनके पास 10,000 शेयर सिनकॉम फॉर्मुलेशन के भी हैं, तो क्या करना चाहिए सिनकॉम फॉर्मुलेशन में और सनफ्लैग में? तो सिंकॉम फॉर्मुलेशन तो 20 रुपए 25 पैसे जब से तोड़ा है तब से वीक है, और इस लॉन्ग लिक्विडेशन का टारगेट 14 रुपए है। तो फिलहाल एक बाउंस बैक में अगर आपको कहीं भी 19 से 20 के बीच में मिल जाए, एग्जिट करने की कोशिश कीजिए, 14 रुपए आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। दूसरा स्टॉक इनके पास सनफ्लैग था। नंबर्स के बाद रिजल्ट, मतलब नंबर्स के बाद रिएक्शन काफी पॉजिटिव आया है, और कप हैंडल पैटर्न में हैंडल की डेवलपमेंट है। तो इसको समय दीजिए, 2 हफ्ते और समय दीजिए। अगर पैटर्न जिस हिसाब से बन रहा है उसी हिसाब से बनता रहा तो फिर ये ब्रेकआउट देके लंबा मूव देगा। वैसे भी इसमें इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग है। रिजल्ट जून क्वार्टर में 124% ईपीएस ग्रोथ आया है, और 13% सेल्स ग्रोथ आया है। मार्जिन 8% के आसपास स्टेबल है। तो एक पहला जो पॉजिटिव ट्रिगर चाहिए होता है कप हैंडल पैटर्न के साथ, अच्छे रिजल्ट, वो इसमें आए हैं। बस अब ब्रेकआउट अगर बनता है तो बाई करेंगे, बट उसके लिए अभी 2 हफ्ते वेट करना चाहिए। ओके। बितुन चौधरी साहब पूछ रहे हैं कि इन्हें कौन सा शेयर बाय करना चाहिए, किर्लोस्कर इंजन या नायका? सर देखिए, किर्लोस्कर इंजन में तो स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, आज हमने अपने क्लाइंट्स को दिया ना, आज हमने अपने क्लाइंट्स को बाय दिया है। 4-5 दिन की इनसाइड बार हो चुकी है, वो भी बड़ी मदर बार जो थी उसमें 4.6 मिलियन का वॉल्यूम था, 800% वॉल्यूम राइज था। मेरे को तो ये स्टॉक करीब करीब 1189 जाते हुए दिख रहा है, अगले 3 से 4 महीने 5 महीने लगा सकता है। तो अगर इतनी बड़ी अपसाइड दिख रही है तो छोटे छोटे 5-5% के ब्रेकआउट्स हम प्ले कर रहे हैं। आज भी हमने बाय दिया अपने क्लाइंट्स को, पहले भी 2 बार दिया था, 7-7% मिला है, एक बार तीसरी बार दिया, तो इसमें हमारे क्लाइंट लॉन्ग हो सकते हैं। मेरे को ये ज्यादा पसंद है। नाइका मेरी वॉच लिस्ट में जरूर है, क्योंकि रिजल्ट्स इसके कंटिन्यूअसली इंप्रूव हो रहे हैं, और पूरा आईपीओ बेस बनाते हुए इसको 144 वीक्स हो चुके हैं। बट नाइका में तभी बाई करूंगा, मैं प्रीएम्प्ट नहीं करूंगा नाइका में, क्योंकि ओवरहेड सप्लाई बहुत है। हालांकि 142 हफ्ते हो चुके हैं, 45 हफ्ते, तो बहुत हद तक वो अब नलीफाई हो चुकी है, बट फिर भी रिस्क नहीं लूंगा। नाइका में तब खरीदूंगा जब 230 के ऊपर वीकली चार्ट पे 230 के ऊपर क्लोजिंग दे दे। जिस भी दिन ये होगा, अगर इस हफ्ते हुआ तो 145 हफ्ते होगा, या यहां से जोड़ लीजिए जितने हफ्ते बाद भी हो उतने हफ्ते का कप हैंडल पैटर्न आईपीओ बेस ब्रेकआउट होगा, और टारगेट ऑल टाइम हाई का होगा। तो नाइका बिल्कुल मेरी वॉच लिस्ट में एकदम टॉप पे है, लेकिन 230 के बाद ही मैं खरीदूंगा। ओके। मिस्टर ए बी का एक सवाल आया है लक्ष्मी डेंटल पर, इन्होंने 506 रुपए के दाम पे खरीदारी की है, क्या करना चाहिए इसमें? लक्ष्मी डेंटल, मेरे ख्याल से रोज ही सवाल पूछ रहे हैं, और रोज ही मैं बता रहा हूँ कि 467 के नीचे इसमें ब्रेकडाउन आया है। लॉन्ग लिक्विडेशन का पहला टारगेट समवेयर अराउंड 374 है। 374 अगर नहीं बचा, प्रिसाइसली 371 है, 371 नहीं बचा तो अगला प्रिसाइज टारगेट 325 है। वो भी नहीं बचा तो अगला टारगेट 313 है। तो मेरे को 371 तो आते हुए दिख ही रहा है 467 से, और जिस हिसाब से रहा है शायद ये 371 ना प्रोटेक्ट कर पाए, ये 325 तक आएगा नीचे। नहीं, लेकिन ये जैन साहब रोज सवाल पूछने से क्या फर्क पड़ता है? कुछ फर्क पड़ता है क्या? कोई फर्क नहीं पड़ता सर, केवल आप अपने आप को झूठी तसल्ली देते हैं कि कल बढ़ जाएगा, कल बढ़ जाएगा, और यही तसल्ली होती है जिसकी वजह से रिटेल को लिक्विडिटी प्रोवाइडर कहा जाता है और एफआईआई को स्मार्ट मनी कहा जाता है। क्योंकि उनको पता है कि गलती हो गई तो मान लीजिए कि आप बनारस से आपको बंबई जाना है, और आप चढ़ गए कलकत्ता वाली ट्रेन में, बंबई इस तरफ है कलकत्ता इस तरफ है, तो जैसे आपको रियलाइज हो गया कि मैं गलत ट्रेन पे चढ़ गया हूं, आप उतर जाइए, वापस आना आपके लिए आसान होगा। कलकत्ता पहुंचने से तो कम से कम आसान होगा ना। आप 2 स्टेशन बाद रियलाइज कर लिए कि मैं गलत ट्रेन में चढ़ गया हूँ, 2 स्टेशन बाद उतर जाइए। कलकत्ता पहुंच के रियलाइज करके वहां से फिर बनारस आके फिर बंबई जाने में ज्यादा समय लगेगा। स्टॉप लॉस नथिंग बट रियलाइजेशन। अच्छा सेटअप बना था, अच्छा ब्रेकआउट बना था, लेकिन नहीं चला, मार्केट कंडीशन की वजह से, वॉल्यूम कंडीशन वजह से, हजारों उसकी वजह हो सकती हैं। उससे हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए, हमें सिर्फ इतना मतलब होना चाहिए कि मेरा अगर स्टॉप लॉस
1 रुपए का है तो मेरा प्रॉफिट बुकिंग 2 रुपए पे होनी चाहिए, नहीं 1:2 पे होनी चाहिए। और दूसरा, मैं अपने स्टॉप लॉसेस टाइम से काट दूं, क्योंकि 1:2 के रेशियो पे 50% भी आप सही हैं तो नेट पे आप प्रॉफिटेबल होंगे, अगर आप स्टॉप लॉस काट रहे हैं तो। नहीं तो आप छन्नी से छान छान के 8% वाले तो फटाफट बुक कर ले रहे हैं, जिनमें स्टॉप लॉस कटा है उसको छान छान के आप भर के अपनी जेब में भर के रख रहे हैं, तो ये तो कभी देंगे नहीं ना। आप कचरा भर रहे हो जेब में तो कचरा ही भरा रहेगा। जबकि करना ये चाहिए कि जिसमें स्टॉप लॉस कट रहा है उसको तुरंत बेच दें, जिसमें 8% मिल रहा है उसमें अपनी कैपिटल निकाल के जो प्रॉफिट वाला, भले वो 5 ही शेयर क्यों ना हो, उसको छोड़ दीजिए हमेशा के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए उसको छोड़ दीजिए। मान लीजिए आपने 1 लाख का माल खरीदा, 8% प्रॉफिट में आपको 8,000 रुपए मिले। तो जब ये 1,08,000 रुपए हो गया है तो मैं 1 लाख का माल बेचता हूँ, मैं 1,08,000 का पूरा माल नहीं बेचता हूँ, मैं 1 लाख का माल बेचता हूँ। वो 8,000 का माल मैं अपने डीमेट में डाल देता हूँ। मान लीजिए 2-3 साल में वो स्टॉक 3 गुना हो गया, तो जो प्रॉफिट मैंने आज 8,000 कमाई है वो मार्केट धीरे धीरे उसको 24,000 कर देगा। नहीं तो लेकिन इस एक तरीके से मेरा एक पोर्टफोलियो भी बनता जाता है, डेवलप होता जाता है, और ट्रेडिंग से इनकम तो हो ही रही है। नहीं तो एक चीज़ समझ में नहीं आई मुझे कि अगर मान लीजिए मुझे मुंबई जाना था और मैं कलकत्ता की ट्रेन में बैठ गया, ये भी तो हो सकता है ट्रेन में बैठने के बाद मूड बना लो चलो कलकत्ता ही चलते हैं, छोड़ो अब दिल्ली क्या करेंगे बम्बई जाके, ऐसी सिचुएशन में। ऐसी सिचुएशन में सर देखिए, बाइंग क्लाइमेक्स पे जिन्होंने रेलवे स्टॉक्स लिए हैं, हाँ, एक किस्मत अच्छी थी कि इंडिया पाकिस्तान वॉर हो गया कि डिफेंस में दोबारा ऊपर आपको आ गया। हाँ रेलवे में आज तक मौका नहीं मिला है। और एचईजी में तो आज हाँ 2018 के बाद से 25 में मौका नहीं मिला है। तो मेरा तो यही हिसाब है कि जहां गलत चढ़ गए, जबकि मैंने कई बार, लोग अपनी गलती मानते नहीं है, मैं लाइव टीवी पे कितनी बार अपनी गलती माना हूं कि 70% नीचे मैंने आईआरबी का स्टॉक बेचा था। उस दिन के बाद से कभी मैंने ये गलती नहीं की। गलती सबसे होती, भरपूर कीजिए, रिपीट मत कीजिए उसको। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। अब एक सवाल आया है कलर आइडियाज़ के हैंडल से, पूछ रहे हैं मारुति में क्या करें। 12,850 के दाम से इन्होंने खरीदारी कर रखी है, 2 हफ्ते का व्यूअर। साथ साथ अंकुश अग्रवाल साहब भी पूछ रहे हैं कि सितंबर एंड तक मारुति कहाँ जा सकता है। तो दो अलग अलग सवाल हैं, क्या किया जाए मारुति में। तो देखिए, मारुति के जवाब में मैं इस चीज को नहीं कंसिडर करूंगा कि 2 हफ्ते में क्या होगा। इस पार्ट को मैं एड्रेस नहीं करूंगा, क्योंकि मारुति में बना है 326 दिन का कप एंड हैंडल पैटर्न, और एकदम सिमिलर पैटर्न ऑटो इंडेक्स पे है। तो ऑटो इंडेक्स 24,175 निकाल ले, या फिर मारुति कहीं भी 13,000 13,100 का लेवल निकाल ले, जो ऑलमोस्ट ऑन दी वर्ज ऑफ ब्रेकआउट है। ये 1 डे जो चार्ट है इसको 6 मंथ्स कर दीजिए या वाईटीडी कर दीजिए। नहीं, इसको कर दीजिए आप 5 ईयर मैक्स, 5 ईयर पे कर दीजिए, 5 ईयर। हाँ, ये देखिए राइट साइड में आप 2024 से देखिए, ये जो ऐसे गया फिर ऐसे हुआ, तो ये वीसीपी पैटर्न डेवलप हो चुका है इसमें। बस 13,000 के ब्रेकआउट की जरूरत है, ये स्टॉक 16,000 रुपए हो जाएगा। तो उसको 1 हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते 1 महीने 2 महीने की परिधि में मत बांधिए। ये इन्वेस्टमेंट कैटेगरी का स्टॉक है, ट्रेडिंग कैटेगरी का नहीं है। तो 13,000 के ब्रेकआउट पे लेके आराम से शांति से बैठ जाइए और 16,000 पे बेचिएगा। ऑटो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्टर है इस समय जहां ब्रेकआउट बन सकता है। तो आपको एक राय दी गई है मारुति के संदर्भ में। सर एक सवाल आया है, बहुत अच्छे से तो समझ नहीं पाया हूँ, लेकिन जितना समझ पाया हूँ उसके हिसाब से वो पूछ रहे हैं स्टील एक्सचेंज ऑफ इंडिया के शेयर में उन्होंने खरीदारी कर रखी है, क्या करना चाहिए इसमें। इसमें 9 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करना है। ट्रेडर के लिए 14, इन्वेस्टर के लिए ट्रेडर के लिए 14,76, इन्वेस्टर के लिए 18,40, ये 2 टारगेट है। तो आपको एक राय स्टील एक्सचेंज के संदर्भ में भी दी गई है। साथ ही साथ दुर्गेश चौरसिया साहब का सवाल है कि ये बजाज फिनेंस और बजाज हाउसिंग फाइनेंस इन दोनों को खरीदना चाहते हैं 2 साल के लिए, क्या लेने लायक है। सर बजाज फाइनेंस तो आपको याद होगा, मैंने उसी समय बोला था जब ये स्प्लिट बोनस आ रहा था कि रिलायंस जैसा स्टॉक स्प्लिट बोनस की लिक्विडिटी नहीं झेल पाया, तो बजाज फाइनेंस से मेरे को उम्मीद नहीं है। जबकि ब्रेकआउट पे हम 12,000 का टारगेट डिस्कस कर रहे थे और उसी समय ये अनाउंसमेंट आ गया था स्प्लिट बोनस वाला, तो मैंने 12,000 का अपना व्यू ड्रॉप कर दिया था, जो पोस्ट स्प्लिट 1,200 बनता है। और हमने ये डिस्कस भी किया था कि इसमें जब लिक्विडिटी हैवी होगी, एक बार के लिए सेलिंग आएगी और उस सेलिंग में 850 825 इस रेंज को ये टेस्ट कर सकता है। तो फिलहाल कल रेंज के अपर एंड को टेस्ट किया है, बट रिएक्शन अच्छा नहीं है, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि 825 भी आएगा। और ये लिक्विडिटी एब्जॉर्ब करने में रिलायंस जैसे शेयर को जो इतना तगड़ा है उसको लगभग 8-9 महीने लग गए थे। तो अगले 8-9 महीने में बहुत जल्दी से बजाज फाइनेंस को छेड़ूंगा नहीं। जब प्रॉपरली इसमें एक बेस सेटअप होके इंस्टीट्यूशन एक्यूमुलेशन दिखने लगेगा तब मेरे इंटरेस्ट में आएगा, जो अगले 6 महीने तो होते हुए नहीं दिख रहा है। दूसरा बजाज फाइनेंस, उसमें हाउसिंग फाइनेंस, बजाज हाउसिंग फाइनेंस में देखिए अभी
आईपीओ बेस बन रहा है। अब कब तक बनेगा ये मेरे को नहीं पता। ब्रेकआउट इसका 137 के ऊपर है, तो मेरा अलर्ट लगा है 137 का। जब निकलेगा तो कंफर्म हो जाएगा कि आईपीओ बेस ब्रेकआउट आ गया है, अब बाइंग स्टार्ट करना है। आईटीसी होटल में फटाफट बन गया था, बीकाजी में फटाफट बन गया था, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट में 10 साल बाद बना था। तो आईपीओ बेस 2 महीने का बनेगा, 2 साल का बनेगा या 20 साल का बनेगा, ये प्रिडिक्ट कोई नहीं कर सकता और करना भी नहीं चाहिए। केवल अलर्ट लगा लीजिए, 137 रुपए का ट्रिगर होते ही से समझ में आ जाएगा कि बेस बन चुका है, ब्रेकआउट आ रहा है। तो मेरी वॉच लिस्ट में नहीं है बजाज हाउसिंग फाइनेंस, अलर्ट लगा हुआ है 137 का। ओके, HFCL 2000 शेयर ले रखे हैं 90 रुपए के दाम पे, क्या करना चाहिए इसमें? एचएफसीएल में तो जो टारगेट हमने डिस्कस किए थे कि गैप फिल करने नीचे आ रहा है 75 तक, उसके हल्के से नीचे आ चुका है, बट सेलिंग वॉल्यूम नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि सेलिंग में वॉल्यूम तो नहीं है, लेकिन प्राइस एक्शन भी सपोर्टिव नहीं है। तो मोस्ट लाइकली जो मेजर अल्टीमेट मेजर मंथली चार्ट का सपोर्ट है 61.42, ये स्टॉक उसको टेस्ट करने जा सकता है। तो एक आध बाउंस बैक आपको मिल जाए 78 79 तक, तो निकलने की कोशिश कीजिए। धीरे धीरे करके स्लो एंड स्टडी ये स्टॉक 61.42 तक आ सकता है, जो कि मंथली स्विंग लो है। तो एक राय HFCL के संदर्भ में आपको दी गई है। साथ ही साथ मारुति पे हम बातचीत कर ही चुके हैं। एक सवाल ध्रुव पाठक साहब का आया है, इनके पास ओसवाल पंप और टाइम टेक्नोप्लास्ट के 2 शेयर हैं। अब ये पूछ रहे हैं इसके टारगेट्स बता दीजिए और स्टॉप लॉसेस भी पूछ रहे हैं आपसे। देखिए, टाइम टेक्नोप्लास्ट में 478 का मेजर रेजिस्टेंस है, कप एंडल पैटर्न बना हुआ है। 478 निकलता है तो स्टॉक 600 रुपए तक आराम से चला जाएगा। जब तक 478 नहीं निकल रहा है, केवल वॉच लिस्ट में रखिए, प्रीएम्प्टिव बाई मत कीजिए, क्योंकि पूरे बेस में केवल 3 इंस्टीट्यूशन कैंडल है। 10-12 होती तो हम प्रीएम्प्टिव बाई करते, 3 इंस्टीट्यूशन कैंडल में प्रीएम्प्टिव बाई। उसके लिए फिर और भी फैक्टर्स लगते हैं, कभी करते हैं कभी नहीं करते हैं, बट इस केस में तो नहीं करेंगे। 478 निकला, 478.10 का ब्रेकआउट है, वो निकला तो हमारा इंटरेस्ट आएगा। एक्टिव वॉच लिस्ट में है मेरी, लेकिन मैं 478 निकलने के बाद ही बाई करूंगा। दूसरा स्टॉक इनने पूछा ओसवाल पंप, इसका डेटा मेरे पास ज्यादा नहीं है। एनएससी का डेटा लास्ट ये जून एंड से ही है और कंटिन्यूअसली अपमूव में है, तो एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा लीजिए अगर आपके पास है तो। 757 का 757 के नीचे क्लोज करे तो एग्जिट कर लीजिएगा। ओके, तो 757 का एक स्टॉप लॉस लगा के आप अपनी पोजीशंस को होल्ड करिएगा। इसके अलावा कुछ और सवालों में जो अगला सवाल आया है वो है प्रसाद विनोद साहब का, पूछ रहे हैं कि एल्गो ट्रेडिंग के ऊपर कुछ राय दीजिए कि ये अच्छी है या बुरी है रिटेलर्स के लिए। सर देखिए, एल्गो ट्रेडिंग मतलब आप ये कह सकते हैं कि मैं जज कर रहा हूं लोगों को, लेकिन आउट ऑफ माय एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ, क्योंकि इतने लोगों से, रिटेल क्लाइंट से मैं बात करता हूँ, उनकी बातों से जो मुझे क्लियर हुआ, एल्गो ट्रेडिंग को लोग एटीएम मशीन समझते हैं कि बस एटीएम कार्ड डाला और पैसा धड़ धड़ा के निकलने लगेगा, कि 4 बटन दबाई और धड़ धड़ा के पैसा बाहर आ जाएगा। तो अगर आपकी भी यही सोच है, मैं जज नहीं कर रहा हूं आपको, अगर आपको लग रहा है मैं जज कर रहा हूं तो मैं क्षमा चाहता हूं, और जितने लोगों से मैंने बात की है, और 2 5 10 नहीं, हजारों लोगों से मैंने बात की है, उनको ये लगता है कि एल्गो ट्रेडिंग, एचएनआई और ये लोग ऐसा करते हैं कि बस सिस्टम लगा दिया और नोट छप रहे हैं। ऐसा नहीं होता है। एल्गो ट्रेडिंग में भी रोज मॉडिफिकेशन होता है, मार्केट चेंज होता है। अप ट्रेंडिंग मार्केट में अलग लगता है, डाउन ट्रेंडिंग मार्केट में अलग लगता है, साइडवेज मार्केट में एल्गो हो चाहे डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग, सभी लॉस देते हैं। तो एल्गो ट्रेडिंग बहुत अच्छा है अगर आपके पास एक प्रूवन स्ट्रैटेजी है जिसको बैक टेस्ट आपने किया हुआ है, और वो बुल, बेयर और साइडवेज तीनों साइकिल देखने के बाद नेट प्रॉफिटेबल है, तो उसको एल्गो में लगा के छोड़ दीजिए, पैसा कमाता रहेगा। रेगुलर वीकली या मंथली बेसिस पे उसको रिव्यू करते रहिए। लेकिन अगर आपके पास स्ट्रैटेजी नहीं है, तो बाजार में ऐसे 75 एल्गो प्लेटफॉर्म्स पड़े हुए हैं जो आपसे वादा करते हैं कि पैसा हम कमा के देंगे, और करते कुछ नहीं है, सौदे पे सौदा मारते हैं। लॉस हुआ तो आपका, प्रॉफिट हुआ तो शेयरिंग हो जाएगी। तो इस तरह के झांसों में फंसने की जगह, अगर करना ही है एल्गो ट्रेडिंग, तो थोड़ा पढ़िए, समझिए और उसके बाद कीजिए। नहीं तो एक बात बताइए, ये ट्रम्प वाला फैक्टर भी डिस्काउंट करता है क्या एल्गो ट्रेडिंग? नहीं सर, ये सब चीज कर ही नहीं सकता ना। रात को ट्रम्प क्या बोलेगा ये एल्गो कैसे डिसाइड करेगा? चार्ट पे ब्रेकआउट बना और अगले दिन ट्रम्प ने बोल दिया, वो खुल गया 9% नीचे, 8% नीचे, आप लगाए थे 2% का रिस्क मान के चले थे, तो आपका तो पूरा एल्गो ही बिगड़ गया ना। चलिए खैर, इस पे आगे हम कभी लंबी चर्चा करेंगे। तरुण सागर साहब पूछ रहे हैं कि आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक में लॉन्ग टर्म के लिए दोनों कौन से सही इन्हें लग रहे हैं, मतलब किसको रखना चाहिए? इन्होंने एचडीएफसी बैंक में ऑलरेडी प्रॉफिट बुक किया हुआ एक बारी,
अब इनको दोनों में से कोई एक रखना हो तो कौन सा होगा? तो देखिए एचडीएफसी बैंक में आने वाला है स्प्लिट या बोनस या स्प्लिट एंड बोनस, जो भी आने वाला है, कॉर्पोरेट एक्शन आने वाला है। अगेन अभी हमने बजाज फाइनेंस में डिस्कस किया, उसके पहले रिलायंस हमने एग्जांपल लिया। स्प्लिट बोनस के बाद जो लिक्विडिटी बढ़ती है, मार्केट कैप में बदलाव नहीं होता लेकिन नंबर ऑफ शेयर की लिक्विडिटी बढ़ती है, वो स्टॉक जल्दी झेल नहीं पाता, उसको 7-8 महीने लग जाते हैं एब्जॉर्ब करने में। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि ये जो 26 अगस्त को स्प्लिट आना है, इसके बाद एचडीएफसी बैंक अपने आप में ही उलझ जाएगा ये लिक्विडिटी एडजस्ट करने में। इस बीच में चूंकि आईसीआईसीआई में ऐसा कुछ होने वाला नहीं है अभी, उसके पास एकदम प्लेन ग्राउंड रहेगा अपना मैच खेलने के लिए, तो वो सेंचुरी लगा जाएगा। ये अपने आप में अपने फॉर्म को तलाशने में जूझता रहेगा। तो बेटर है कि इस जंक्चर पे केवल स्प्लिट बोनस का जो कॉर्पोरेट एक्शन आ रहा है, उस एक चीज को मानते हुए मैं एचडीएफसी को छोड़ के आईसीआईसीआई बैंक सजेस्ट करूंगा। अगर ये ना होता तो दोनों में से दोनों बराबर ही आप कोई भी ले सकते थे, बट चूंकि इसमें कॉर्पोरेट एडजस्टमेंट है, मैं इसको 4-6 महीने अब थोड़ा सा साइडलाइन रखूंगा। आईसीआईसीआई बैंक बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। तो आईसीआईसीआई बैंक अच्छा परफॉर्म करेगा, आप उस हिसाब से इसको देख सकते हैं। एक सवाल आरएस कंपनी से आया है, ये पूछ रहे हैं कि केसी इंटरनेशनल में क्या करें और साथ साथ रिलायंस इंडस्ट्रीज, इसमें क्या करना चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिहाज से? तो रिलायंस तो जैसा 1520 पे मैंने बेचते समय बोला था कि 1395 आएगा, 1395 के नीचे ये थोड़े समय से सस्टेन कर रहा है। तो एक बार मेरे को लग रहा है कि रिलायंस एक आपको फ्लैश क्रैश टाइप ऑफ मूव दे सकता है 1328 तक। ये मेरी गट फील है, क्योंकि जनरली इतने चार्ट देखते हुए गट फील आपकी डेवलप हो जाती है। मेरी गट फील है कि 1395 के नीचे चल रहा है। लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिहाज से कि ऊपर से टूटा है, ले 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 उस हिसाब से भर रहे हैं। एक फ्लैश क्रैश में वीक लॉन्ग्स को एलिमिनेट करने 1328 तक आएगा। तो मुझे अगर खरीदना है, मैं 1328 पे खरीदूंगा और आराम से बैठ जाऊंगा फिर 2000 तक के लिए। 1200 से 1500 प्ले कर लिया। अब जब भी रिलायंस में 1328 1330 की रेंज में खरीदूंगा तो मैं 2000 तक के लिए प्ले करूंगा। तो अगर आपके पास है, कोई दिक्कत नहीं है फ्लैश क्रैश में, और एवरेज कर लीजिएगा 1328 के पास और आराम से सो जाइएगा, 2000 पे जागिएगा, तब देखेंगे कहाँ प्रॉफिट बुक करना है। दूसरा केईसी लोअर वॉल्यूम पे गिर रहा है, बट गिर रहा है, ये प्राइस एक्शन तो क्लियरली वीकनेस इसमें है। प्राइस एक्शन में तो कहीं से भी स्ट्रेंथ नहीं है, भले वॉल्यूम नहीं है लेकिन ग्रेविटी नीचे खींच रही है इसको। पहला लेवल 766 का है जो ऑलमोस्ट आ जाएगा, प्रोबेबली नेक्स्ट वीक तक आ जाएगा। 766 प्रोटेक्ट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वो नहीं प्रोटेक्ट हुआ तो फिर आप ये मान लीजिए कि एक गड्ढे में गिरेगा, और गड्ढा काफी गहरा है। 623 रुपए अगला टारगेट होगा। तो 766 लास्ट लाइन इन द सैंड है, इसके नीचे क्लोजिंग पे 623 रुपए 50 पैसे का टारगेट खुल जाएगा। एक सवाल परीक्षित चौहान साहब का आया है, ये पूछ रहे हैं कि इंस्टीट्यूशनल कैंडल कैसे रीड करते हो आप? ये बहुत सिंपल है सर, आप 50 डे मतलब वॉल्यूम लगाइए, उस पर 50 डे का एवरेज वॉल्यूम लगाइए। अगर 3x ऑफ 50 डे एवरेज वॉल्यूम है तो हम ये मान के चलते हैं कि इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम है, लेकिन इलिक्विड स्टॉक्स में नहीं, जिसमें 2-5 शेयर ट्रेड हो रहे हैं, उसमें 15,000 आप ही डाल देंगे तो 3x वॉल्यूम तो आपने ही कर दिया, तो हम उसको इंस्टीट्यूशन नहीं गिनते। कम से कम रोज का 5 लाख 8 लाख शेयर ट्रेड होना चाहिए। अगर 5-6 लाख 4-5 लाख शेयर रोज ट्रेड हो रहे हैं और किसी दिन 15-20 लाख शेयर ट्रेड हो गए, तो ये रिटेल वॉल्यूम नहीं होता, क्योंकि रिटेल प्लस इंस्टीट्यूशन मिला के 50 दिन का एवरेज ही 4 लाख 5 लाख है। तो जो 3x हुआ है वो बिना किसी बड़े एक इंस्टीट्यूशन के नहीं हो सकता है। तो ये चीज ध्यान में रखिए कि इलिक्विड स्टॉक्स में चीज काम नहीं करती है। अच्छे लिक्विड स्टॉक्स हो या निफ्टी टोटल मार्केट कैप के जो 750 शेयर है उनमें आप पकड़ लीजिए, या जिनमें एफआईआई होल्डिंग है उन स्टॉक्स में पकड़ लीजिए। अगर 3x और 50 डे एवरेज वॉल्यूम है तो आप मान लीजिए कि इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम है। ओके। इसके अलावा अगला सवाल जो आया है वो आया है हैप्पीएस्ट माइंड को लेकर, सीके चंदना साहब का, करना क्या चाहिए इसमें? हैप्पीएस्ट माइंड अगेन वीकनेस है सर, बाइंग क्लाइमेक्स के बाद 198 वीक्स में 65% करेक्ट हो चुका है, बाउंस बैक एक्सट्रीम वीक है। ये वापस से अपना स्विंग लो 522 के अराउंड जो है उसको टेस्ट कर ले तो मेरे को कोई सरप्राइज नहीं होगा। आप एक बार जो चार्ट लगा है, पीसीआर टीम से रिक्वेस्ट करूंगा इसको मैक्स पे ले आइए, वन डे की जगह मैक्स पे ले आइए, आपको दिख जाएगा कंटिन्यूअसली डाउन ट्रेंडिंग काउंटर है। ये तो कहीं से लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म आपकी पोर्टफोलियो या वॉच लिस्ट में होना ही नहीं चाहिए। हमेशा इसका 10 एंड 20 मूविंग एवरेज डेली या वीकली पे लगाइए। ऑलमोस्ट हमेशा 100 में से 90 दिन वो एक दूसरे के नीचे ही रहा है, तो ये तो आपके पोर्टफोलियो में होना ही नहीं चाहिए स्टॉक। मोहित जी का एक सवाल आया कि टाटा मोटर्स में भी डीमर्जर होने वाला है,
तो क्या टाटा मोटर्स का हाल भी रिलायंस जैसा हो जाएगा? उनको पोजीशन है उनकी, वो लॉस बुक करें क्या? नहीं, डीमर्जर में क्या होता है सर, दो शेयर अलग अलग हो जाते हैं। स्प्लिट या बोनस में क्या होता है, शेयर वही रहता है, नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाते हैं। तो डीमर्जर इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम स्प्लिट बोनस। वहां पे शेयर अलग अलग नहीं होता, शेयर वही रह जाता है, नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाते हैं। मार्केट कैप वही रहता है, नंबर ऑफ शेयर बढ़, या तो दो अलग अलग शेयर हो जाएंगे तो बल्कि आधे हो जाएंगे। अगर आपके पास 100 टाटा मोटर्स थे और मान लीजिए कि आधे आधे रेशियो में बढ़ रहा है, तो आपके पास में 50 टाटा मोटर 50 दूसरा शेयर रह जाएगा। तो ये तो अपने आप में आधे हो गए, यानी हल्का हो गया। तो जब हल्का हो जाता है तो चलना ज्यादा आसान हो जाता है। वो स्प्लिट बोनस के केस में भारी हो जाता है तो चलना मुश्किल होता है। तो दिस कैन बी ए पॉजिटिव ट्रिगर जो एक इसमें रैली डेवलप करा सकती है। बट प्रॉब्लम ये थी कि मैनेजमेंट को ये नहीं बोलना चाहिए था कि थर्ड क्वार्टर से रिजल्ट सुधरेंगे। तो ये जो थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट आने तक का टाइम है ना, ये मार्केट बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेगा इस काउंटर में।